हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छी तरह कर रहे होंगे। तो इलेक्शन कमीशन के पार्ट 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने अनुच्छेद 324 और 329 तक जो है कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य, द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहले बिंदु में लिखा गया है कि ये आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व विधान परिषद, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। ठीक है। दूसरा बिंदु ये लिखा गया है कि चुनाव का कार्यक्रम तय करना, अधिसूचना जारी करना, मतदाता सूची तैयार करना या सूची में संशोधन करना आदि कार्य इस आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। यानी कि चुनाव का कार्यक्रम है, कोई भी डेट्स वगैरह है घोषित करनी है, अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करना है, मतदाता सूची में देखो तैयार करना। जैसे ये कुछ लोग हर साल देखो 18 साल के भी होते हैं, कुछ लोग जो है उनका डेथ हो जाता है तो उनमें उनका नाम हटाना। ठीक है। तो वो ऐसे जो है संशोधन वगैरह करना होता है उसमें, निर्वाचन अपने मतदाता सूची के अंदर। ठीक है। ये इस आयोग के द्वारा किया जाता है। यह दलों को राष्ट्रीय व राज्य स्तर के होने की मान्यता प्रदान करता है ऑन द बेसिस ऑफ पोल परफॉर्मेंस। जैसे मान लो कोई भी एक राजनीतिक दल है, उसका पोल परफॉर्मेंस क्या है, उसको कितनी वोट्स मिली हैं। ठीक है। तो उस आधार पर वो उसे कि वो राज्य पार्टी है या राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उस हिसाब से उसका जो है बंटवारा करेगा। यह राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। यानी जैसे कि हम देखते हैं कि हर एक पार्टी का अपना अपना एक चुनाव चिन्ह होता है, तो उसको कौन प्रदान करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर सांसदों की अयोग्यता से संबंधित मामलों में अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है। ये विधायकों से संबंधित मामलों में राज्यपाल को सलाह देता है। मान लो कि कोई भी कैंडिडेट है, वो सांसद है वो, लेकिन वो अयोग्य है, अभी उसने जो उस पद को धारण करने की जो सभी शर्तें हैं वो पूरी नहीं की है, तो अगर उस मामले में कोई भी सलाह देनी राष्ट्रपति को तो अनुच्छेद 3 के तहत दे सकता है। ऐसे ही सेम विधायक के संबंध में भी अगर किसी प्रकार की अयोग्यता संबंधी किसी प्रकार की कोई शिकायत है, उसमें कोई सलाह देनी है, तो वो राज्यपाल को देता है। नेक्स्ट है, यह चुनावी या निर्वाचन व्यवस्था में होने वाली समस्याओं के निपटान हेतु अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। अब जैसे कि देखो कहीं कहीं चुनाव होते हैं तो कहीं कहीं गड़बड़ियां भी तो होती हैं, जैसे कोई करते कोई कोई बूथ कैप्चरिंग वगैरह कुछ भी केस हो जाए या कोई भी अव्यवस्था हो जाए, तो उसकी जांच पड़ताल के लिए भी जो है वो अधिकारियों की नियुक्ति करता है। सातवां बिंदु ये लिखा गया है कि निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन को 1 साल से अधिक बढ़ाया जा सकता है। जो हमने देखा था कि जो राष्ट्रपति शासन होता है उसको अगर 1 साल से आगे बढ़ाना है तो वो निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही बढ़ाया जाता है। अगर निर्वाचन आयोग को लगता है कि अभी हालात नहीं है निर्वाचन या चुनाव के, तो वो अपनी रिपोर्ट पेश करता है और उस आधार पर जो है इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अगले पेज पर चलते हैं। चुनाव चिन्ह या किसी पार्टी को मान्यता प्रदान करने संबंधी मामलों में यह आयोग समस्याओं का निपटान करता है। मतभेद के मामले में यह स्थिति में देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो किसी पार्टी को रिकॉग्निशन दे दिया कि ये एक राजनीतिक पार्टी है। ठीक है। अगर उसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है और उससे संबंधित कोई भी मामला है, उसमें ये जो है अपनी ये जांच करता है। ठीक है। और मान लो कोई चुनावी चिन्ह के संबंध में किसी प्रकार की कोई समस्या है कि कोई कह दे कि ये मेरा है चुनाव चिन्ह, वो हमारा है, हालांकि देते अलग अलग हैं, देते तो अलग अलग ही हैं, लेकिन फिर भी किसी को चुनाव चिन्ह से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसमें देखता है, जांच करता है। नेक्स्ट, अच्छा मैं बता दूं कि जो अभी जो ये 8वां बिंदु पड़ा, ये क्वासी जुडिशियल पावर है किसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट बिंदु है, ये निर्वाचन को रद्द कर सकता है यदि निर्वाचन क्षेत्र में बैलेट रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, जैसे बूथ का कब्जा हो गया, या वायलेंस, हिंसा या अन्य समान अव्यवस्था के चलते। मान लो कि कोई भी निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर निर्वाचन चल रहा है। ठीक है। और वहां पे मान लो कि बैलेट रिगिंग होगी, यानी कि गलत तरीके से चुनाव करवा दिए, डरा धमका के चुनाव करवा दिए या कुछ भी तरीके से। ठीक है भाई, एक तरफा हो गए चुनाव।
ठीक है, या फिर बूथ कैप्चरिंग होगी, बूथ पर कब्जा हो गया, वायलेंस होगी, हिंसा, लड़ाई फसाद, या कोई भी ऐसी समान अव्यवस्था के चलते वो निर्वाचन को कैंसिल भी कर सकते हैं उस जगह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, यह किसी राजनीतिक दल को मान्यता भी प्रदान करता है। मान लो कोई पार्टी है, उसको एक वो मान्यता तो देनी पड़ेगी ना, उसका रजिस्ट्रेशन तो होना पड़ेगा ना कि ये एक राजनीतिक पार्टी है। तो बस इस चीज के बारे में, इस बिंदु के बारे में कहा गया है, इस बिंदु में कहा गया है। ये इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी का निर्धारण करता है परिसीमन अधिनियम के आधार पर। अब जैसे कि मानो लोकसभा है, विधानसभा, इनकी सीटें होती है ना अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, तो उस क्षेत्र, और उसका क्षेत्र भी तो होता है ना जैसे कोई, तो उस क्षेत्र, वो क्षेत्र कितना होगा, उसमें क्या जनसंख्या का फैक्टर होगा, या जो भी फैक्टर है, ठीक है, वो परिसीमन अधिनियम के अंदर लिखे होते हैं। तो उनके आधार पर जो है ये निर्वाचन क्षेत्र का जो है निर्धारण करता है। नेक्स्ट बिंदु आता है कि ये आयोग पार्टी को प्रचार प्रसार करने हेतु सरकारी टीवी चैनल, सरकारी रेडियो के पर प्रचार प्रसार करने हेतु समय अवधि संबंधी रोस्टर को तैयार करता है। जैसे कि मान लो जब इलेक्शन जब नजदीक आते हैं तो सभी पार्टी अपनी अपनी जो है प्रचार प्रसार के लिए जो है उनको जो है अपना जो अपने सरकारी टीवी चैनल हो गए, जैसे दूरदर्शन हो गया, और सरकारी रेडियो हो गए, इन पर प्रचार प्रसार करना होता है। तो इन पर वो कितने समय के लिए प्रचार प्रसार कर सकती हैं, ठीक है, उसके संबंध में जो है रोस्टर या कैसे नामावली तैयार करने इस आयोग का जो है कार्य होता है। 13th है कि ये आयोग कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करता है। आचार संहिता जो लागू होती है वो इस आयोग के द्वारा ही होती है। ये है थोड़ा सही कर दो, ये ठीक है। ये राष्ट्रपति राज्यपाल को अतिरिक्त स्टाफ या की मांग के लिए अनुरोध कर सकता है। मान लो कि अब इलेक्शन हो रहे हैं, अब इलेक्शन कराना कोई छोटी काम तो होता नहीं, ठीक है, बहुत सारा स्टाफ चाहिए होता है, ठीक है, और जरूरी भी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का मेन स्टाफ हर जगह पहुंच जाए, तो वो स्टाफ की जो है डिमांड भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति से सेंट्रल और स्टेट में राज्यपाल से जो है अतिरिक्त स्टाफ, जिसे हम कर्मचारी वर्ग कहते हैं, कि मांग के लिए अनुरोध कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। तो ये इलेक्शन कमीशन के अभी तक के कार्य हैं। अभी आगे और बता रहा हूँ कौन कौन से कार्य हैं। अब ये पहले ये दो और ये रह गए थे, इसे और देख लेते हैं, फिर मैं जो ऊपर लिखे हैं वो बताऊंगा क्या बिंदु है। नामांकन पत्र, नॉमिनेशन पेपर की जांच, स्क्रूटिनी करना। जो भी कैंडिडेट है उसने चुनाव लड़ने से पहले वो नामांकन पत्र जो है भरते हैं, ठीक है, उसकी जांच करना वो सही भरा है नहीं भरा है, कोई कमी पेशी तो नहीं है, तो उससे संबंध में जो कार्य इस आयोग द्वारा किए जाते हैं। यह आयोग इस तथ्य का भी ध्यान रखता है कि पार्टियों या कैंडिडेट्स द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता का सही से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो इसमें क्या होता है, जब भी आचार संहिता लगती है तो जो पार्टियां हैं या कैंडिडेट्स हैं, तो वो उन पर भी जो है ध्यान रखा जाता है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता के नियम्स हैं, उनके अनुरूप चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो इस चीज के जो है बारे में भी ये ध्यान रखता है। अब जो ऊपर ऊपर जो बिंदु लिखा है उसमें लिखा है कि पंचायती राज चुनाव हो गया, नगर पालिका या नगर निकाय के चुनाव का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त संस्था है। जो अपने पंचायती राज चुनाव हो गए या अपने नगर पालिका या नगर निकाय के चुनाव हो गए, उनका जो कार्य होता है राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया था। ये 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इससे प्रावधान किया गया, और ये प्रभावी कब से हुआ, 1993 से। ठीक है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो एक स्वायत्त और एक इंडिपेंडेंट जो है इंस्टीट्यूशन होती है। अब हम वैसे जो ये जो बिंदु लिखा है हमने, पावर एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाला, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, ये एडमिनिस्ट्रेटिव भी होती हैं, एडवाइजरी भी होती हैं, क्वासी जुडिशियल भी होती हैं। अब क्वासी जुडिशियल पावर में जैसे मैंने आपको बताया था ना, चुनाव चिन्ह या किसी पार्टी को मान्यता प्रदान करने संबंधी यदि किसी भी मामलों में ये आयोग समस्याओं का निपटान करता है मतभेद के मामले में स्थिति में। तो यहाँ पे जो आयोग के पास जो है क्वासी जुडिशियल पावर होती है, यानी कि ये एक तरह से कोर्ट के समान जो है एक्ट करता है। ये डिसीजन लेता है कि चुनावी जो चिन्ह है उसमें कोई प्रॉब्लम, मतलब चुनावी चिन्ह संबंधी कोई मामले हो गए,
या कोई पार्टी के रिकॉग्निशन से संबंधित कोई मामले हो गए, ठीक है, किसी मामले में ये एक्ट ऐसे कोर्ट करता है, ठीक है, तो ये इसकी क्वासी जुडिशियल पावर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि पावर एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव भी होती है, एडवाइजरी भी होती है, क्वासी जुडिशियल भी होती है। अब इसमें एडवाइजरी पावर में जैसे कि मैंने आपको एक बिंदु इसमें पढ़ाया था कि जो 5वां नियम है, जो सांसदों की अयोग्यता से संबंधित मामलों में अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है, तो ये इसकी जो है एडवाइजरी पावर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ डिलिमिटेशन आयोग कब कब आया है। डिलिमिटेशन आयोग जिसे हम बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कोने में, ठीक है, ये सन 1952 में भी आया हुआ है, 1962 में भी आया हुआ है, 1972 में भी है, 2002 में भी आया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपके लिए कंटेंट काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अपना कंटेंट बेस्ट से बेस्ट आपको जो है दे सकूं। अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, इजीली समझ आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ आए तो डिसलाइक भी करिएगा, ठीक है। और आपकी जो क्वेरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है मेंशन कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद।